डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, उस पे आज अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। कल मैंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला इस टॉपिक पर अपना व्याख्यान दिया था। तो उस समय मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो एक लिक्विड ड्रॉप की तरह से है और उसके लिए वॉन विजकर का सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला निकाला था। तो उस फॉर्मूले को आज हम उपयोग करके और न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए कंडीशन निकालने वाले हैं। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से क्या अभिप्राय है और किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो ये कुछ सामान्य बातें हैं, वो हम पहले देख भी चुके हैं। फिर दोबारा से एक बार उनको हम रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी नाभिक के लिए लंबे समय तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको स्थायी नाभिक कह दिया जाता है। और जो नाभिक का जो स्थायित्व है, हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उस पे वो डिपेंड करता है। अर्थात जिस नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक होती है वो स्थायी होता है, और ऐसे नाभिक जिनके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने आप में कुछ इस तरह से परिवर्तन करते हैं कि वे अधिक बंधन ऊर्जा का नाभिक बने, तो जिसके कारण से बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है और उनको स्थायित्व मिल जाता है। तो ऐसे स्थायी नाभिकों के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के आधार पर सैगरे नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। उन सैगरे महोदय ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य एक ग्राफ खींचा जिसको सैगरे चार्ट कहते हैं, और उस सैगरे चार्ट के आधार पे उन्होंने स्थायित्व को एक्सप्लेन करने का, उसको बतलाने का प्रयास किया। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा और किसी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या नाभिक के स्थायित्व को बताती हैं। वे नाभिक जिनकी बंधन ऊर्जा अधिक होती हैं स्थायी होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या के आधार पर स्थायित्व बताने के लिए न्यूट्रॉन संख्या n एवं परमाणु क्रमांक Z के मध्य एक ग्राफ बनाया जाता है। इस ग्राफ को न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ या सैगरे चार्ट कहते हैं। यहाँ जो ग्राफ है, मैंने ग्राफ इसके अंदर इंडिकेट कर रखा है कि यहाँ स्थायित्व रेखा को प्रदर्शित की गई है। ये यहाँ जो ये सीधा ये इस तरह का एक ग्राफ बना हुआ है, तो ये स्थायित्व लाइन, इससे यदि नाभिक इससे दूर रहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका प्रयास ये रहता है कि वो किसी भी पार्टिकल का इमिशन करे और फिर वो किसी तरह से इस रेखा पर वो आ जाए, स्थायित्व रेखा पर वो आ जाए। तो यहाँ स्थायित्व रेखा को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार से वो परिवर्तन कर सकता है कि अल्फा पार्टिकल का इमिशन कर सकता है, बीटा प्लस पार्टिकल का इमिशन कर सकता है और बीटा माइनस पार्टिकल का इमिशन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है। यदि वो अल्फा पार्टिकल का इमिशन करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो उसका परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है। तो इसको इसके अंदर दिखाया कि यदि अल्फा पार्टिकल का यदि वो करता है तो ऐसी स्थिति में अल्फा पार्टिकल, यहाँ अल्फा पार्टिकल इस पोजीशन के अंदर
2 से उसके परमाणु 4 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, मतलब 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं और 2 प्रोटॉन उसके कम हो जाते हैं। तो और ऐसी स्थिति के अंदर कहाँ चला जाता है ये, जैसे इस पोजीशन से पहले नीचे आता है और फिर उसके पश्चात ये इधर चला जाता है। इधर जा कर के कहाँ जो स्थायित्व रेखा है उस स्थायी रेखा के नज़दीक पहुँच जाता है, जैसा कि इसके अंदर फिगर के अंदर ये दिखाया गया है। इसी तरह से यदि मान लिया कि वो जो नाभिक है अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो बीटा प्लस पार्टिकल उत्सर्जित कर देता है। अब बीटा प्लस पार्टिकल उत्सर्जित करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। जैसा इसके अंदर ये नीचे वाला जो ये फिगर इसके अंदर दे रखा है कि यहाँ से ऊपर ये जाता है, एक न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और उसके साथ साथ में प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है। तो कहाँ पहुँच जाता है वो इस रेखा पर पहुँच जाता है, स्थायित्व रेखा पर पहुँच जाता है, स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से यदि बीटा माइनस, यदि वो बीटा ना अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित कर सकता है ना बीटा प्लस उत्सर्जित कर सकता है, सपोज करो कि बीटा माइनस पार्टिकल के उत्सर्जन से उसको स्थायित्व मिलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि वो यहाँ जो तीसरा जो ये है इसके अंदर उसका परमाणु क्रमांक, अब इसके अंदर क्या होगा कि एक जो न्यूट्रॉन है वो किसमें, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो मतलब ये एक संख्या कम हो गई और प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ जाती है, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो वो इधर आ गया। अर्थात यहाँ बीटा माइनस उत्सर्जन से और क्या आ जाता है, वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे इसके अंदर मैंने दिखा दिया है कि यहाँ जैसा अल्फा डिके के लिए दिखाया है, ये बीटा प्लस डिके के लिए दिखाया, ये बीटा माइनस डिके के लिए मैंने इस इक्वेशन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सैग्रे चार्ट से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो सैग्रे चार्ट से निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं, तो पहली बात तो क्या है कि हल्के नाभिकों के लिए, क्योंकि जो सैग्रे चार्ट के अंदर नीचे स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब n/z इसका मान कितना है, 1 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना। n/z का मान कितना है, 1, जैसे ये इसके अंदर दिखाया है n/z का मान 1 है। भारी नाभिकों के लिए n/z का अनुपात 1 से अधिक हो जाता है और वो 1 से और 1.6 के मध्य होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि n/z का जो अधिकतम मान है वो 1.6 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और बात देखने के अंदर आती है जो नाभिक के स्थायित्व को बताती है कि प्रकृति के अंदर जो स्थायी नाभिकों की प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या पर भी निर्भरता पाई जाती है। जैसे कल भी मैंने बताया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो बंधन ऊर्जा है, वो सम सम न्यूट्रॉन के लिए अधिक होती है, सम विषम के लिए कम होती है, और जो विषम विषम प्रकृति के होते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो प्रकृति में स्थायी नाभिकों की जो ये स्थायित्व है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या पर भी निर्भर रहता है। यदि समसम प्रकृति के नाभिक हैं, अर्थात जेड सम है, एन सम है, तो ए सम हो गया तो वो स्थायी वो रहता है। इनकी ऐसे स्थायी नाभिकों की संख्या लगभग 162 के अप्रोक्सीमेट है। इसी तरह विषम सम और ये जो द्रव्यमान संख्या विषम हो जाती है, या फिर सम विषम, अर्थात जेड का मान विषम हो और एन का मान सम हो, या जेड का मान सम हो एन का मान विषम हो, तो ऐसे मध्य स्थायी नाभिक होते हैं। वो जो ऊपर वाले स्थायी नाभिक उनकी तुलना में कम स्थायी रहते हैं, परंतु फिर भी स्थायी रहते हैं ये। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नाभिकों की संख्या, जैसे ऊपर वाले 55 है और नीचे यहाँ 53 है, लगभग ऐसे नाभिकों की संख्या भी 108 के अप्रोक्सीमेट हो जाती है। इसी तरह से विषम विषम द्रव्यमान संख्या सम हो जाती है। तो यहाँ ये बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, कम स्थायी होते हैं। ऐसे नाभिकों की संख्या जो स्थायी नाभिक हैं, विषम विषम प्रकृति के हैं, केवल 4 नाभिक इस तरह के मिलते हैं जो विषम विषम प्रकृति के होकर के और स्थायी होते हैं। अब
हम कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी निकालते हैं। स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होगी, कैसे इसको निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए जैसा न्यूक्लियस को हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल के रूप में वो किया है, अज्यूम किया है, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पे और उसके लिए जो न्यूक्लियस का द्रव्यमान है उसके लिए एम्पिरिकल मास फॉर्मूला हमने कल निकाला था, तो उसको हमने इस इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ जो कल निकाला था ये एम जेड ए, तो ये पहला जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ए वी ए प्लस ए एस ए रेज टू पावर 2/3 प्लस ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए रेज टू पावर 1/3 प्लस ए माइनस 2z होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस ए पी अपॉन ए रेज टू पावर -3/4। तो यहाँ ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। पहले ए वाले जो गुणक हैं उनको एक साथ वो कर लेते हैं, जेड वालों को एक साथ कर लेते हैं, जेड स्क्वायर वालों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन 2 मिल जाता है। इक्वेशन 2 को फिर थोड़ा सा वो कर लेते हैं, तो इनको अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर प्लस ए पी ए रेज टू पावर -3/4 के रूप में इसको लिख देते हैं। तो अल्फा का मान यहाँ इस इक्वेशन से ये मिल जाता है अपने को, बीटा का मान मैं ये लिख सकता हूँ और गामा का मान यहाँ इससे ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको यदि आगे बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पाते हैं कि जो ये समीकरण 2 था उसमें ए के किसी नियत मान के लिए ए का मान क्या हो कोई भी निश्चित कर दिया जाए, ठीक है ना। इसके लिए जेड एवं एम के मध्य परिबल को व्यक्त करता है, जैसा मैंने इसके अंदर पीछे वाला जो ये था इसके अंदर अपन देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ ये जो था इसमें ये क्या है, ये ए के किसी नियत मान के लिए, ए के किसी नियत मान के लिए ये क्या बन जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ये। तो जिसके शीर्ष पर विद्यमान नाभिक जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, जैसे यदि एम एक्सिस इसमें वाई एक्सिस पे एम ले लेते हैं, जेड एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जेड लेते हैं, तो पैराबोला बनता है। इसका शीर्ष जहाँ ये जेड 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ इस शीर्ष पर जो भी नाभिक विद्यमान होगा उसके लिए द्रव्यमान का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर गणितीय स्थायित्व की जो शर्त है इस बिंदु के लिए डेल एम जेड ए अपॉन डेल जेड एट ए नियत, उसके लिए इसका मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मैथमेटिकल कंडीशन स्थायित्व की शर्त है यदि। अब यदि ए का मान क्या हो, विषम हो, ए का मान विषम हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ए का मान विषम होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, सम विषम वाली स्थिति होगी। और सम विषम वाली स्थिति के लिए ए पी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास में जो इक्वेशन है ये मिल जाती है, अर्थात डेल एम अपॉन डेल जेड एट ए कॉन्स्टेंट इक्वल टू बीटा प्लस 2 गामा जेड 0। इस पॉइंट के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, जेड 0, इसलिए जेड 0 इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन 2 गामा। यहाँ ये इम्पोर्टेंट ये कंडीशन आ जाती है। यहाँ बीटा की और गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बीटा और गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से अपने पास में इक्वेशन 4 ये इसके अंदर ही प्राप्त हो जाती है। एम एच एम एन ए सी ए का मान इसके अंदर रख देते हैं, जैसा कल मैंने इनकी वैल्यू बताई थी, सभी जो कांस्टेंट थे उन कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी। तो एम एच का, एम एन का, ए सी और ए का मान रखते हैं, तो इससे जेड 0 का मान ये इक्वेशन 5 के द्वारा यहाँ मिल जाता है। जेड 0 इक्वल टू ए प्लस 0.008 ए रेज टू पावर 2/3 अपॉन 1.98 प्लस 0.016 ए रेज टू पावर
2/3। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए कि हल्के नाभिकों के लिए Z0 = a/2। हल्के नाभिकों के लिए a का मान क्या रहता है, कम रहता है, इसलिए ये जो आगे वाली संख्या है ये लगभग क्या होगी, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो a/1.92 अर्थात a/2 हो जाती है। और जैसे जैसे a का मान बढ़ता जाता है और इसका मान a/2 से कम होता जाता है, इसका मान जैसे जैसे a का मान बढ़ता जाता है इसके अंदर, तो a के बढ़ने के साथ में यदि a का मान बहुत कम है तो Z0 का मान a/2 के लगभग वो रहता है। परंतु जैसे जैसे a का मान बढ़ता जाता है, ये जो संख्या है नीचे वाली, इसका मान क्या होता है, ये बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है तो Z0 का मान क्या होता जाता है, a/2 से कम होता जाता है। ठीक है ना, तो ये a/2 से कम होता हुआ चला जाता है। अब यहाँ क्योंकि अब a का मान क्या हो सकता है, ओड भी हो सकता है और a का मान इवन भी हो सकता है। तो जब a का मान ओड है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, a का मान ओड है तो इसका मतलब सम विषम वाली स्थिति होगी, और सम विषम वाली स्थिति होगी तो मतलब AP का मान क्या होगा, 0 हो जाता है। AP का मान 0 होता है तो हमें एक सिंपल सी इक्वेशन मिल जाती है, जैसा पीछे उसके अंदर देखा था, इसके अंदर एक पैराबोला इसके अंदर मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए a = 91 के लिए, और ये वो ले लिया है a = 91 के लिए और ये ग्राफ खींचा है। तो ऐसे a = 90 परिवार के सभी नाभिक जिनकी बंधन ऊर्जा स्थायित्व बंधन ऊर्जा से कम होती है, वे सभी परिवल की दोनों तरफ विद्यमान होते हैं। जैसे इसमें क्रिप्टोन, रुबोडियम, स्ट्रोंशियम, इट्रियम, ये स्कंद जिरकोनियम, ये मोलिब्डेनम, और ये सारी ये इसके अंदर जो दिखा रखे हैं ये लेफ्ट और राइट के अंदर, तो इनकी बंधन ऊर्जा और क्या रहती है, कम रहती हैं। तो ये इसके राइट और लेफ्ट साइड के अंदर ये इसके अंदर विद्यमान होते हैं। ऐसे सभी नाभिक जिनका द्रव्यमान स्थायी नाभिक से अधिक होता है, वे β- β+ या इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण कर अंत में न्यूनतम द्रव्यमान वाले Z0 नाभिक में रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ इस ग्राफ के अंदर अल्टीमेट उनको आना कहाँ रहता है, β+, वो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आकर के यहाँ आ जाते हैं, या यहाँ से वो यहाँ आकर के किसी भी रास्ते से, और वो लास्ट में कहाँ आते हैं, स्थायित्व वाला जो ये Z0 वाला जो ये है, इस पार्ट के ऊपर आकर के उनको स्थायित्व मिलता है जहाँ m का मान न्यूनतम होता है। तो ये किसके लिए, इसमें जब a का मान ओड होता है, विषम होता है, तो ऐसी संख्या में केवल एक ही पैराबोला मिलता है। परंतु यदि a का मान क्या है, विषम सम है, a का मान सम है, जैसे 104, जैसे ये 104 इसके अंदर ये मान वो मिल रहा है 104। तो ऐसी स्थिति में 104 के लिए क्या है, 104 के लिए देखिए यहाँ अब इसके अंदर AP के मान क्या होंगे, प्लस और माइनस होंगे। तो A के प्लस मान के लिए एक पैराबोला मिलता है और माइनस वैल्यू के लिए एक पैराबोला मिलता है। इसलिए अब यहाँ पे क्या बनेगा, दो पैराबोला बनते हैं कि यहाँ जब ओड प्रकृति का हो तो ऊपर वाला ये मिलता है, और इवन प्रकृति का जो न्यूक्लियस हो तो उनके लिए क्या बनता है, नीचे वाला पैराबोला बनता है। परंतु अंत में होता क्या है कि यहाँ दोनों पैरा यानी इधर से यहाँ आते हुए लास्ट में जो ये लोवेस्ट पॉइंट वाला जिसके लिए द्रव्यमान न्यूनतम होता है, उस नाभिक पर आकर के और ऐसे अस्थायी नाभिकों को क्या मिलता है, स्थायित्व प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ इस कंडीशन के द्वारा अर्थात ΔM/ΔZ एक के किसी नियत मान के लिए वो यहाँ इस पैराबोला के शीर्ष पर विद्यमान जो न्यूक्लियस होगा जिसके लिए द्रव्यमान का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, और वो उस परिवार के लिए, उस फैमिली के लिए सबसे स्थायी नाभिक वो कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो नाभिकों का जो स्थायित्व है उस स्थायित्व को हम समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।